नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी से नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए के 11वें दौर की बातचीत पूरी। वस्तु, सेवा और निवेश से संबंधित बाजार पहुंच पर केंद्रित रही वार्ता। 2 चरणों में समझौता लागू करने पर बनी सहमति। द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता करने के लिए अमेरिका दौरे पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। वरिष्ठ नेताओं, अमेरिकी वाणिज्य सचिव और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ करेंगे बैठक। साल के अंत तक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश। वैश्विक फार्मेसी बाजार में भारत का बढ़ता दबदबा। जेनेरिक दवाओं से लेकर वैश्विक टीकों के जरिए जीवन में बदलाव। जन औषधि योजना, पीएलआई और बल्क ड्रग पार्क जैसी योजनाओं से आर्थिक विकास को मिल रही गति। और आज मामूली गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स में 80 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ 82,000 के पार खुला सेंसेक्स। वहीं निफ्टी में भी मामूली गिरावट। तो जाना आपने क्या कुछ खास कारोबार जगत की जब बात की जा रही है। और आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कारोबार जगत की स्थिति आपको बता देते हैं। खासतौर से शेयर मार्केट की अगर बात की जाए, गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं करीब 69 अंकों की जो गिरावट है वो इसमें देखने को मिल रही है, जिसके बाद ये 25,062 पर कारोबार करता नजर आया। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर खासतौर से सेंसेक्स की, तो करीब 38 अंकों की बढ़त फिलहाल देखने को मिल रही है। हरे निशान के साथ कारोबार होता नजर आ रहा है 82,368.80 पर। इसके साथ साथ अगर निफ्टी 50 की हम बात करें तो यहाँ भी करीब 22.25 अंकों की जो एक इजाफा है वो नजर आ रहा है। हरा निशान नजर आ रहा है। निफ्टी 50 में भी 25,042 पर ये कारोबार करता नजर आ रहा है। ये तो बात हुई मेन मार्केट की। इसके साथ साथ आज की टॉप गेनर्स पर अगर नजर डालें तो आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, टेरेंट, ओएनजीसी जो कि आज की टॉप गेनर्स की सूची में नजर आ रहे हैं। लगातार हरे निशान के साथ यहां कारोबार होता हुआ देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए टॉप लॉसर्स की तो आप देख सकते हैं जो आज के लॉसर्स रहे हैं, जहां लाल निशान के साथ लगातार कारोबार हो रहा है। टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, रिलायंस, लाइटसन, ये आज के टॉप लॉसर श्रेणी में फिलहाल नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी शुरुआत पे जो बाजार है उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति भी जाहिर तौर पर देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल लाल निशान के साथ इन सभी में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर अब सिर्फ सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इसे लेकर पाकिस्तान को चेताना भी शुरू कर दिया है। दरअसल आईएमएफ ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए 11 नई शर्तें लागू की हैं। साथ ही भारत के साथ बढ़ते तनाव को आर्थिक सुधारों के लिए खतरा बताया है। आईएमएफ की एक ताज़ा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव यूं ही बना रहा और बिगड़ा तो पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम खतरे में पड़ सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। आईएमएफ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी वैश्विक छवि को बेहतर बनाए रखना होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान से कड़े शब्दों में कहा गया है कि अगर आर्थिक सुधार चाहिए तो पारदर्शिता दिखानी होगी। आईएमएफ की ये रिपोर्ट 17 मई 2025 को जारी हुई है। भारत ने आईएमएफ से कहा था कि पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद की सख्त निगरानी होनी चाहिए, ताकि इन पैसों का दुरुपयोग राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के लिए ना हो। भारत ने पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया है कि पाकिस्तान आईएमएफ से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल भारत में आतंक फैलाने वाले गुटों के समर्थन देने में कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर एक तरीके से आईएमएफ ने जो फंड उसको दिया है उसके साथ 11 नई शर्तें जो हैं लगाई गई हैं, और इसमें कई ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर पड़ता हुआ नजर आएगा। फिर चाहे कृषि आयकर की हम बात करते हैं या और जिस तरीके से लगातार जो अगर बात की जाए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक रहा है वहाँ पर इसका सीधा असर जाहिर तौर पर देखने को मिलेगा। या पाकिस्तान का जो आगामी बजट है उसके लिए भी एक जो नई शर्त है आईएमएफ द्वारा वो रखी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान इसको जो फंड दिया गया है उसका इस्तेमाल वो किसी भी आयात के तौर पर नहीं कर सकता है, और साथ ही साथ
यहाँ तक कि कई ऐसे यहाँ पर जो क्लॉजेज हैं वो रखे गए हैं कि बिना IMF को सूचित किए पाकिस्तान इस फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की आशंका जताई जा रही थी कि पाकिस्तान जो है इस फंड का दुरुपयोग लगातार करता है और भारत ने इसका कड़ा विरोध भी जताया था, उसके बाद माना जा सकता है कि IMF की तरफ से भी पाकिस्तान को एक चेतावनी दी गई है और उसके साथ साथ फंड के साथ अगर देखा जाए तो 11 जो नई शर्तें हैं वो लगाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता करने के लिए अमेरिका दौरे पर हैं। वे 20 मई तक वरिष्ठ अमेरिकी नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। यात्रा के दौरान वह अमेरिकी वाणिज्य सचिव और US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठक करेंगे। साथ ही भारत के व्यापार वार्ता में विशेष सचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे। यह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की इस वर्ष की दूसरी अमेरिका यात्रा है, जो फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद तय हुई बातचीत का एक हिस्सा है। दोनों देशों के बीच अगर देखा जाए तो बातचीत को साल के अंत तक अंतिम रूप देने की कोशिश जारी है। साथ ही 8 जुलाई से पहले एक अंतरिम समझौते की संभावना भी तलाशी जा रही है, क्योंकि जैसे 90 दिन की जो डेडलाइन है खत्म होने पर आपसी टैरिफ टकराव टाला जा सके। 90 दिन का एक जो सीमा दी गई थी उससे पहले माना जा रहा है कि एक और अंतिम समझौता जो है वो भारत और अमेरिका के बीच हो सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें, भारत और यूरोपीय संघ ने FTA की 11वें दौर की वार्ता पूरी कर ली है। दोनों पक्ष 2 चरण में मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए तैयार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार 16 मई को 11वें दौर की वार्ता पूरी हो गई है। दोनों पक्ष अनिश्चित वैश्विक व्यापार परिदृश्य, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ योजना को देखते हुए 2 चरणों में समझौता लागू करने पर सहमत हुए हैं। 11वें दौर की वार्ता खासकर वस्तु, सेवा और निवेश से संबंधित बाजार पहुंच पर केंद्रित रही। भारत ने 2 चरण में व्यापार समझौते लागू करने की नीति ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू की थी और अब अमेरिका के साथ वार्ता में भी इसी पर काम किया जा रहा है। इससे पहले वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रसेल्स में EU के व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त के साथ समझौते को प्रगति पर चर्चा की थी। और इसके साथ ही इकोनॉमी टुडे में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज के फोकस की। आप देखते रहिए DD न्यूज़। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। अब आइए बात करते हैं आज के फोकस की। और आज के फोकस में हम बात करेंगे भारत के फार्मा सेक्टर की, जो कि कहीं ना कहीं विश्व के लिए एक फार्मेसी हब के रूप में देखा जा सकता है। दरअसल पिछले एक दशक में भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र दुनिया के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरा है। भारत अब सिर्फ दवा बनाता नहीं है, बल्कि वो इलाज करता है, नवाचार करता है और दुनिया का नेतृत्व करता है और जीवन भी देता है। और ये आत्मनिर्भर होते नए भारत की असली पहचान है। किस तरीके से ये पहचान और मजबूत होती जा रही है, ये आपको यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से भारत जो है वो विश्व के लिए फार्मेसी हब बन रहा है। खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि जब भारत विश्व का सबसे बड़ा दवा प्रदाता बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे इस क्षेत्र को मजबूत किया जा सकता है। मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें, इसके चलते वैश्विक बाजार में भारत का जो दबदबा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर से पिछले 7 वर्षों की भी अगर बात की जाए तो यूनिसेफ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा वैक्सीन आपूर्तिकर्ता भारत रहा है। और किस तरीके से सबसे बड़ा हम क्यों कह रहे हैं पिछले 7 वर्षों में, इसके लिए आपको बता दें यूनिसेफ को करीब 55 से 60% टीके भारत ही सप्लाई करता है, जिसको हम देखते हैं वैश्विक रूप से किस तरीके से अलग अलग देशों में दिया जाता है। और जब हम बात कर रहे हैं उत्पादन के लिहाज से, भारत उत्पादन के लिहाज से आपको बता दें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अगर दवा उद्योग को जब हम देखते हैं, यहाँ
तीसरे पायदान पर ये नज़र आता है। और उसके साथ साथ ना सिर्फ जब वैल्यू की भी हम बात करते हैं, यानी मूल्य के लिहाज से अगर बात की जाए, तो भारतीय दवा उद्योग जो है वो विश्व में 14वां सबसे बड़ा उद्योग है जब हम मूल्य के लिहाज से देखते हैं। और किस तरीके से ये बढ़ा है अगर देखा जाए, तो करीब वित्त वर्ष 2023-24 की अगर हम बात करते हैं, तो कुल वार्षिक कारोबार जो है उसमें हम देख पा रहे हैं कि कैसे वो 4,17,345 करोड़ रुपए रहा था। और ये सिर्फ पिछले साल की बात नहीं है, बल्कि पिछले 5 वर्षों की भी अगर बात की जाए, तो देखिए पिछले 5 वर्षों में औसतन करीब 10.08% की वृद्धि दर जो है वो दर्ज की गई है। यानी 10% से ज़्यादा की वृद्धि जो है लगातार हमें देखने को मिल रही है। और उसी वजह से अगर देखा जाए, जो भारत है वो विश्व स्तर पर जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। जी हाँ, ना जाने कितने ही देश हैं जिनको जो जेनरिक दवाएं हैं उनकी आपूर्ति भारत कर रहा है। और ऐसे में जब वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं, तो वैश्विक आपूर्ति की जब बात की जा रही है, तो उसमें भारत की हिस्सेदारी जो है वो करीब 20% है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से लगातार हम देख पा रहे हैं कि भागीदारी जो है बढ़ती जा रही है। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो कि भारत के फार्मा सेक्टर की है, भारत कम लागत वाले टीकों का भी एक प्रमुख आपूर्ति करता है, जिनकी लागत कम है, क्योंकि हर देश जो है वो सारी चीज़ें नहीं खरीद पाता। ऐसे में जो कम लागत के टीके हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही अगर बात की जाए कि कैसे जो फार्मा सेक्टर उसकी तरफ जो निवेशक हैं वो आकर्षित हो रहे हैं, तो वर्ष 2023-24 की अगर हम बात करते हैं, तो करीब 12,822 करोड़ रुपए का जो विदेशी निवेश है वो दर्ज किया गया है, जो कि बताता है कि कितना आकर्षक है भारत का जो फार्मा सेक्टर है। और ना सिर्फ फार्मा, बल्कि इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं वैश्विक चिकित्सा उपकरणों की, यानी मेडिकल इक्विपमेंट्स की अगर बात की जाए, तो वहाँ भी भारत जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में जब अगर बात की जाए किस तरीके की तेज़ी है, तो आपको बता दें एशिया का चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार जो है वो भारत अब बन चुका है। और यहीं पर हम देखते हैं लगातार कैसे भारत जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और जब पूरे विश्व की बात हम करें, एशिया की आपने स्थिति जान ली, दुनिया के शीर्ष 20 चिकित्सा उपकरण बाजारों में जो भारत है वो अपनी एक पहचान जो है बना चुका है, एक अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज करा चुका है। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से भारत का जो फार्मा सेक्टर है वो पूरे विश्व के लिए हम कह सकते हैं ना सिर्फ काफ़ी महत्वपूर्ण हो चला है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया के लिए जब दवा की बात कही जा रही है, और उसी वजह से पूरे विश्व के लिए एक फार्मेसी हब के रूप में जो भारत है उसको देखा जा रहा है। किस तरह का जो बड़ा बदलाव है पिछले 1 दशक में आया है, कितना महत्वपूर्ण ये, क्योंकि जो भारत, जैसे हमने आपको बताया कि सिर्फ हम दवा नहीं बना रहे, सिर्फ इलाज नहीं किया जाता, बल्कि इसके साथ साथ जीवन दिया जा रहा है, दुनिया का नेतृत्व किया जा रहा है। और इसका आर्थिक विकास में किस तरह का योगदान होगा, इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इकोनॉमी टुडे में। शिशिर जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा आप किस तरीके से देखते हैं भारत के फार्मा सेक्टर की अगर बात तक की जाए, पिछले 1 दशक की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा बदलाव नज़र आता है, ना सिर्फ एशिया में बल्कि विश्व में भी एक मजबूत मौजूदगी जो है वो भारत के फार्मा सेक्टर की नज़र आती है। शिशिर जी, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आप अपना ऑडियो आपने अनम्यूट कर दीजिए हाँ, उसको। माफ कीजिएगा, जी। ये डिजिटल की अपनी एक महिमा है। जी। तो खैर, हम दवा बनाने के मामले में तो आगे बढ़े हैं निश्चित तौर पर। 2 चीजें हमें यहाँ पर खास तौर पे ध्यान रखनी है। आपने जिक्र किया कि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं, जी। लेकिन वैल्यू के हिसाब से यानी कि लागत के हिसाब से हम 14वें नंबर पर हैं। हम्म। ये आंकड़ा मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि अभी आपको याद होगा कि अमेरिका ने एक नई व्यवस्था दी है जी। और अपने दवा कंपनियों को कहा है कि आप अपनी दवा की कीमत जो बाकी जो देश हैं उनमें जो सबसे कम कीमत है उसके आधार पर करें। जी। चूंकि हम जेनरिक मामले में सबसे आगे हैं, लगभग हर 5वीं जो दवा है जेनरिक में वो जी। हम आपूर्ति कर रहे हैं और जी। हमारी लागत कम है, तो हम्म। उस फैसले के नजरिए से आप देखिए तो हमारी दवा कंपनियों के लिए जी। संभावनाएं कितनी ज्यादा बन जाती है। जी। एक नंबर 2, हमारे पास जो स्थिति, केवल हम दवा की बात ना करें, हमारे अगर मेडिकल टूरिज्म को भी देखिए, हम्म। पिछले कुछ सालों में मेडिकल टूरिज्म काफी तेजी से बढ़ा है और खास तौर पे जितने भी अल्प विकसित या विकासशील देश हैं, जी। वहां से काफी संख्या में हमारे पास लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, हम्म। जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता है। जी। तीसरी बात, अगर आप कोविड के बाद देखें तो हमने जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या पीपीपी किट्स हैं या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो हम्म। हमने मुहैया कराई है। और जी। आज के दिन में ये कहना गलत नहीं होगा कि हम एक फार्मा कैपिटल के तौर पर, दुनिया के फार्मा कैपिटल के तौर पर जाने जाते हैं। जी। तो जब कभी भी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो उसके साथ साथ आपको
मेडिकल टूरिज्म और जो फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट और फार्मास्यूटिकल एक्सेसरीज हैं, इन सबको मिला के देखना होगा, जी। वो हमारे लिए किस तरीके से एक संभावनाएं ज्यादा बेहतर करता है। जी, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक काफ़ी ज़्यादा संभावनाएँ जो हैं वो इस क्षेत्र में नज़र आती हैं। और उसके साथ-साथ जैसा आपने ज़िक्र किया कि कोविड के बाद से कहीं न कहीं सरकार का भी फ़ोकस ये रहा है, मेक इन इंडिया के तहत हमने देखा है कि कैसे इस क्षेत्र को और बढ़ा हम सकते हैं। क्योंकि कोविड के समय में हमने देखा था दूसरे देशों पे हमें निर्भर रहने की आवश्यकता रहती थी, लेकिन आज स्थिति जो है वो पूरी तरीके से बदलती हुई नज़र आती है। जो दूसरे देश हैं वो भारत की ओर बड़ी उम्मीद भरी नज़र से देखते हैं और भारत की कोशिश रही कि हर एक देश की जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जेनरिक दवाओं के मामले में हम काफी आगे हैं, और दुनिया जी, जब एक तरीके से चिकित्सा की लागत कम करने में जुटी हुई है, स्वास्थ्य सुविधाओं की लागत कम करने में जुटी हुई है, वहां पर हमारे लिए काफी अच्छे मौके बन जाते हैं। और लगभग हम 60,000 जेनरिक ब्रांड जो है वो बना रहे हैं। जी, देखिए, दुनिया के बाजार में एक ब्रांडेड मेडिकल जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो कीमत है, और जो जेनरिक है, जी, उसमें आप समझ सकते हैं कि 1 और 10 का अंतर हो जाता है। इतना भी अंतर हमें देखने को मिला है। तो बिल्कुल। ये जो सरकार की एक पहल है जेनरिक दवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, वो हुँ, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, और वह बड़ी चुनौती एपीआई को लेकर के, जिसको हम जी, लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं। हुँ, वहां पर उत्पादन के मामले में हम थोड़े से अभी पीछे हैं। इसीलिए हमारे लिए वो उसके आयात पर निर्भरता काफी ज्यादा है। जी, जैसे जैसे हमारे लिए उसमें आत्मनिर्भरता बढ़ती जाएगी, वो हमारे लिए जेनरिक दवाओं के की जो लागत है वो और भी कम हो जाएगी। सरकार ने काफी कदम उठाए हैं, लेकिन जी। उसमें थोड़ा समय अभी और लगेगा। तो आप जो देखेंगे कि वैल्यू के लिहाज से, और जो नंबर 3 हम लोग वॉल्यूम के लिहाज से देख रहे हैं, वो पोजीशन जो है अगले 3 से 5 सालों में और बदल सकती है। जी, बिल्कुल। और ऐसे में शिशिर जी आप कैसे देखते हैं कि अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से जो जिस तरह की नीतियाँ रही हैं, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, उसके लिए जो फैसले लिए गए और उसी कड़ी में जब जन औषधि केंद्रों की हम बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण योजना जिसके चलते कोशिश यही है कि जो दवाओं की कीमत है, वो काफ़ी कम रहे और जो व्यक्ति जिसकी आवश्यकता है, उसको अपनी जेब से ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े और जब खर्च ज़्यादा नहीं होता, तो उसको बचत के तौर पर भी देखा जाता है। कोविड ने हमें एक बहुत बड़ी सबक दी, और सबक ये दी थी कि अब मेडिकल बिल जो होता है ना, वो गरीबी के लिए पहला, जिसको कहा जाए कि पहला एक सबूत बन जाता जी, है, किस तरीके से आपको गरीबी में धकेल सकता है। कोविड के बाद से जैसे जैसे हमारे यहाँ दवाओं का उत्पादन बढ़ा, जेनरिक दवाओं का उत्पादन बढ़ा, जन औषधि केंद्र खोले गए, और जी, जन औषधि केंद्र खोलने के पीछे मकसद ये नहीं था कि हमने मुनाफा कमाना है, बल्कि उस लागत को कम करना है। हुँ, और ये अभी सोचने की बात है कि अभी जिस तरीके का आप देख रहे हैं, टोटल जो कंजम्पशन होता है, टोटल जो जी, खपत होती है दवाओं का, उसमें जेनरिक की अभी हिस्सेदारी कम है। इसमें कोई इनकार नहीं किया जा जी, सकता है। उसको और बढ़ावा देना है, लोगों के अंदर एक जिसे कहा जाए एक अवेयरनेस, एक जागरूकता पैदा करनी है कि ये दवाएँ के लिए उतना ही प्रभावी है जितना एक ब्रांडेड दवाएँ हैं, और जी, सबसे बड़ी बात है कि इसकी लागत कम है। तो हमारे अपने बजट की, देखिए, सरकार की जो अर्थव्यवस्था है, जो माफ कीजिएगा, जो पूरी अर्थव्यवस्था है, उस जी। पे जो असर पड़ेगा वो मुद्दा तो है ही। हमारे अपने बजट पर इन उद्योग की बेहतरी का किस तरीके से असर पड़ सकता है, वो हमारे पास जेनरिक दवाओं के रूप में सामने आ चुका है। जी, बिल्कुल। और इसके साथ-साथ यहाँ भी हमने शिशिर जी देखा जो पीआईएल की जब अगर बात की जाए, तो उसका सीधे तौर पर इन तमाम योजनाओं का पीएलआई का जो लाभ है वो मिलता हुआ नज़र आया है। बिल्कुल, देखिए, पीएलआई जो है वो 2 क्षेत्र में काफ़ी कामयाब रहा, और एक जैसा हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, और आज देखिए कि हम दुनिया में मोबाइल फ़ोन के मामले में सबसे बड़े निर्यातक के रूप में सामने जी, आ रहे हैं, सबसे बड़े ना भी कहें तो काफ़ी बड़े उत्पादक के रूप में हम सामने आ रहे हैं, बिल्कुल। और दवाओं के मामले में भी हमने ये देखा है। हुँ, तो सरकार की नीति एक उद्योग को किस तरीके से वैश्विक स्तर पर स्थापित कर सकती है, उसका एक बानगी हमको पीएलआई में देखने को मिलता है। जी, और उम्मीद की जा रही है कि अब पीएलआई को और ज्यादा हम सरल सहज रूप में देखेंगे, जिससे कि एमएसएमई में जो कई और उद्योग हैं जो और बड़े पैमाने पर आना चाहते हैं, जी, उनके लिए भी रास्ता जो है वो और आसान हो जाएगा। जी। बिल्कुल। और ख़ास तौर से शिशिर जी पिछले दिनों हमने देखा था अलग-अलग राज्यों में जो ड्रग मेगा पार्क हैं, उनकी जिस तरीके से आधारशिला रखी गई, ऐसे में अगर तमाम सूत्रों को जोड़ा जाए, तो ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अब ज़्यादा हो रही है और जब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर तौर पर कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है। जो ख़ास तौर से अगर देखा जाए जो नई नौकरियाँ हैं उनका सृजन होता है, उस लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
निश्चित तौर पर देखिए, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि एक जगह पर आपके पास अगर सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है वो औद्योगिक इकाइयां लगती हैं, तो जी। उससे उनके लिए लागत भी कम हो जाती है। हिमाचल प्रदेश का बद्दी हमारे पास एक उदाहरण है। जो हुँ। किसी जमाने में दादरा नगर हवेली में सिलवासा हुआ करता था, आज वो हम लोग हिमाचल प्रदेश में बद्दी में देख रहे हैं। जी। और ऐसे कई क्लस्टर जो ड्रग पार्क के रूप में, फार्मास्यूटिकल हब के रूप में सामने आएंगे, लागत कम होगी। और इसका एक और जो बड़ा पहलू है कि हम रोजगार के बड़े मौके का सृजन करेंगे। और जी। ये भी आपको ध्यान रखिए कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसके साथ सर्विसेज के भी बड़े ज्यादा मौके बनते हैं। जैसे वहां पर कर्मचारियों को पहुंचाने का, हुँ। कर्मचारियों के खाने पीने का इंतजाम करना, आवासीय सुविधा। तो आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक एकीकृत जिसको कहें, कि हमारे पास रोजगार के मौके बनते हैं। तो ये जी। जितने भी फार्मास्यूटिकल क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच है, ये मुझे लगता है कि रोजगार बढ़ाने के मामले में न केवल मैन्युफैक्चरिंग बल्कि सर्विसेज में भी बड़ी भूमिका अदा करेंगे। जी, और क्योंकि सब शिशिर जी नीतिगत तरीके से होता हुआ नज़र आता है, तो ये एक बड़ी वजह कि जो विदेशी निवेशक हैं, उनका भरोसा लगातार इस सेक्टर पर देखने को मिलता है। बिल्कुल देखिए, एक विदेशी निवेशक को क्या चाहिए कि वो जो सामान बनाए उसका बाजार किस तरीके से मिले और लागत कम हो। जी। हमारे पास दोनों सहूलियत है। एक तो हम बड़े देश हैं, हुँ। दूसरी बात यह है कि हम बड़े पैमाने पर निर्यात कर रहे हैं, और तीसरी बात हमारे पास एक श्रम शक्ति जो है वो सीमित मतलब एक वाजिब लागत पर उपलब्ध है। तो एक विदेशी निवेशक, चाहे वो विदेशी निवेशक ही क्यों, देसी निवेशक को भी अगर आप देखेंगे, तो जी। वो एक ऐसा ही जो है वो इकोसिस्टम चाहता है हुँ। जिसमें वो अपने उत्पादन को बढ़ा सके, और हम वो सारे इनपुट प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। जी, बिल्कुल, और वही तमाम सुविधाएँ जो हैं दी जा रही हैं और उसी का शायद परिणाम हम शिशिर जी मान सकते हैं। पिछले 5 वर्षों की अगर बात की जाए, तो 10% से ज़्यादा की वृद्धि साल दर साल हमें देखने को मिलती है इसमें। देखो, 10% अगर सीएजीआर देखें पिछले 5 सालों में, और अभी की जो स्थिति है, और खासतौर पे जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि अमेरिका ने जिस तरीके के नए जो घोषणा की है, जी। उसका हमें किस तरीके से फायदा मिलने वाला है। तो ये जो आप 10% देख रहे हैं, जी। मुझे ऐसा विश्वास है कि अगले 3 से 5 सालों में हम इसमें कम से कम 2 से 3% का इजाफा होते हुए देख सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, और जो इज़ाफ़ा है कहीं न कहीं देश की अर्थव्यवस्था को और मज़बूती प्रदान करेगा, जो आर्थिक विकास है उसको तेज़ गति मिल सकेगी। फ़िलहाल शिशिर जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से देश में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की अगर बात की जाए तो लगातार एक बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिल रहा है और इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मजबूती जो है वो नज़र आ रही है। और खासतौर से अगर हम अप्रैल 2025 की बात करें तो यहाँ भी करीब 7.8% की अगर देखा जाए एक तरीके का सालाना आधार पर जो वृद्धि है वो नज़र आती है, जो कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को और मजबूत बना रही है। और फिलहाल आइए आपको बताते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अन्य खबरें फटाफट अंदाज में। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के सी फूड निर्यात में उछाल दर्ज किया गया है। भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में इस वर्ष अप्रैल में 17.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समुद्री उत्पादों के चौथे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश अब वैश्विक स्तर पर मेक इन इंडिया पहल की राह पर अग्रसर है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन की बेंगलुरु स्थित यूनिट लॉन्च के लिए लगभग तैयार है। इसी के साथ जून की शुरुआत में एक कमर्शियल आईफोन की शिपमेंट भी शुरू होने की उम्मीद है। 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड का दौरा कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। एयरटेल ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों से संयुक्त पहल करने की अपील की है। एयरटेल ने रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल को पत्र लिखकर एक साझा प्लेटफॉर्म तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रकार उपभोक्ताओं को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। सेबी ने 20 करोड़ रुपए या उससे अधिक के बॉन्ड निर्गम के निजी नियोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बुक व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही नियामक ने मंच का दायरा बढ़ाकर इसमें रीट और इनविट को भी शामिल कर दिया है। इस कदम से इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रदाता यानी ईबीपी मंच की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत लगातार दूसरे साल इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। बीते साल भारत में इलेक्ट्रिक तिपहिया की बिक्री लगभग 20% बढ़कर 7 लाख इकाई तक पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। भारत के लिए स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सॉल्यूशंस बनाने के लिए अडानी डिफेंस ने स्पार्टन के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस स्वदेशी सोनोबॉय समाधान पेश करने वाली भारत की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी बन गई है।
तो आज के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप आगे देखिए न्यूज़ एट 10। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।